हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। ये हमारी डेली करंट अफेयर की सीरीज़ है। यहाँ पर हम लोग चुनिंदा 8 MCQs को डिस्कस करते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर से बनाते हैं, और साथ में ये जितने भी MCQs हैं उनके हम लोग स्टैटिक जीके और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को भी साथ में डिस्कस करते हुए चलते हैं। आज की वीडियो में हम लोग 21 और 22 जून के जो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर जो न्यूज़ रही हैं उनसे जो MCQs बने हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारी जो वीडियो है ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए है, तो दोनों बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करते हैं तो आपको ये फ़ायदा हो जाता है कि आपको पता पड़ जाता है, आइडिया लग जाता है कि किस टाइप से जो भी न्यूज़ है करंट अफेयर से उनसे क्वेश्चन बन के आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग 8 MCQs को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसको ज़रूर फॉलो करें, पूरा एंड तक सुने हमारी वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ अपॉइंटेड प्रोटम स्पीकर ऑफ लोकसभा। यहाँ ये पूछा है कि निम्नलिखित में से किसे लोकसभा का प्रोटम स्पीकर चुना गया है। ठीक है, यहाँ पे प्रोटम स्पीकर की बात हुई है। तो क्या वो भर्तृहरि महताब है, भारत कुमार हैं, वेंकैया नायडू है या फिर मीरा कुमार हैं। तो सही आंसर है भर्तृहरि महताब जी को प्रोटम स्पीकर के पद पर चुना गया है। अब आपको पता है कि हमारा जो देश में अभी 18वीं लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, ठीक है, 18वीं लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, तो उसी को लेकर अभी फ़िलहाल बहुत बड़ी खबर है कि प्रोटम स्पीकर को चुन लिया गया है। ठीक है, अब जो प्रोटम स्पीकर होते हैं, ठीक है, एक होता है स्पीकर, ठीक है, एक होता है आपका प्रोटम स्पीकर, और दोनों में ही डिफरेंस है और दोनों ही स्पीकर होते हैं हमारे। ठीक है, स्पीकर कौन होते हैं? जो कि लोकसभा की अध्यक्षता करते हैं, वो स्पीकर हो जाते हैं। अब प्रोटम स्पीकर वो स्पीकर होते हैं जो कि जब लोकसभा में, आपको पता है हम लोगों ने MPs को चुन लिया है, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुनाव करके लोकसभा में भेज दिया है, तो इन सभी जो MP हैं, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनको जो ओथ दिलवाएंगे, ठीक है, उनको जो ओथ दिलवाएंगे वो हमारे होंगे प्रोटम स्पीकर। ठीक है, उसके बाद ये जो प्रोटम स्पीकर होते हैं उनको कुछ समय के लिए बनाया जाता है, उसके बाद ये फिर अपने आप ही हट जाते हैं। फिर जब ये MPs जो होंगे ये ओथ ले लेंगे और ऑफिशियली MP बन के लोकसभा में बैठेंगे, तो सभी लोग मिलकर एक अपने बीच में से ही स्पीकर को चुनेंगे, तो वो हमारे हो जाएंगे परमानेंट स्पीकर। उनको हम बोलेंगे कि ये हमारे स्पीकर हो गए। तो अगर हम शॉर्ट में बोलें तो प्रोटम स्पीकर वो स्पीकर होते हैं जो कि असली स्पीकर होने से पहले उनको जिनको अपॉइंट करा जाता है, और वो इन सभी जो MP हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को एक शपथ दिलाते हैं, क्योंकि इन सभी की जो शपथ होती है वो स्पीकर के थ्रू ही होती है। ये हो गया हमारे प्रोटम स्पीकर। अगर प्रोटम स्पीकर की बात करें तो इन प्रोटम स्पीकर को भी कोई ना कोई ओथ दिलाता होगा, तो इनको जो ओथ दिलाते हैं वो हमारे दिलाते हैं प्रेसिडेंट, मतलब कि राष्ट्रपति, जो कि हमारे द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। दूसरा बात ये हो गया कि अभी प्रोटम स्पीकर को चुनते कैसे हैं। अगर जनरली की बात करें तो जो प्रोटम स्पीकर होते हैं वो लोकसभा के जो सीनियर मोस्ट मेंबर हैं उनको जनरली प्रोटम स्पीकर चुन लिया जाता है, सबसे बड़े। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। हमने देख लिया कि प्रोटम स्पीकर जो है वो कौन चुना गया है, प्रोटम स्पीकर कौन होता है, स्पीकर कौन होता है, ठीक है, प्रोटम स्पीकर को कौन शपथ दिलाता है, और वो सीनियर मोस्ट मेंबर होते हैं। आशा करती हूँ आपको सारे के सारे पॉइंट्स समझ में आए होंगे। लोकसभा के अभी चुनाव हुए हैं तो इनसे क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले मैं आपको बता दूं, जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि हमारे चैनल पर बहुत सारी सीरीज़ चलाई गई हैं। पहली सीरीज़ है हमारी GS MCQs की, जो कि आपको मैं करवा रही हूँ। दूसरी सीरीज़ है हमारी पॉलिटी की, ठीक है, जो कि राज्य व्यवस्था की है, जिसमें कि हम 10 क्वेश्चन करवाते हैं। इसकी जो राज्य व्यवस्था की पॉलिटी की जो सीरीज़ है उसमें हमने बहुत सारी वीडियोज़ पहले से बना दी हैं, आप जाके देख सकते हैं। बहुत हमने फंडामेंटल क्लियर करे हैं उस सभी वीडियोज़ में। फिर है हमारी NCERT की सीरीज़, जिसको कि हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। तो पहला जो हमारा NCERT की सीरीज़ है उसमें हम लोग डिटेल चैप्टर पढ़ाते हैं, ठीक है, डिटेल चैप्टर पढ़ाते हैं। उसके बाद जो उससे इंपॉर्टेंट MCQs बनते हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए प्रोवाइड करवा देते हैं। हमारी जो क्लास 6 है, क्लास 7 है, वो कंप्लीट हो चुकी है, और क्लास
8th हमारी चल रही है। हमारा सब्जेक्ट हमारा पहला है ज्योग्राफी, मतलब कि भूगोल है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो NCERT है ये आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। अगर आप किसी भी बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं, वहाँ पर जो बच्चों को NCERT पढ़ाने के साथ में उसके MCQs करवाने के जो होते हैं वो पैसे लेते हैं, लेकिन हमारे चैनल पर एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। और एक और आपके लिए अच्छी इन्फॉर्मेशन है कि जो NCERT हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ाते हैं उसमें हम लोग आपको नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं, तो आपको अपने से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो मेहनत है वो हम लोग पहले आपके लिए कर चुके हैं। फिर है हमारी ट्रिक्स की वीडियो। ट्रिक में हम लोग 5 MCQ कराते हैं, एक अनोखे तरीके से कराते हैं, वो भी आप जाके देख सकते हैं। फिर हमारी करंट अफेयर मंथली, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जो पिछले महीने के जो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर रहते हैं उनको मैगज़ीन में कंपाइल करके 1 लाइनर के रूप में आपके लिए मैगज़ीन लेकर आते हैं। हम लोगों ने जो मई की मैगज़ीन है वो निकाल दी है, अपलोड कर दिया है, जिसको कि हमने 61 लाइनर में कंप्लीट करा है, आप जाके देख सकते हैं। फिर हमारी मेंस की टॉपिक्स, जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है मेंस का, वो भी हम लोग रेगुलरली करवाते रहते हैं। और हम लोग अपनी चैनल की कम्युनिटी में रेगुलरली एक क्वेश्चन डालते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, आप जाके देख सकते हैं। जितनी भी सीरीज़ चल रही हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, कोई भी इस पर पैसा नहीं है। साथ में हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए है, तो दोनों बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चैनल में जाइए, देखिए, फ़ायदा उठाइए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नालंदा यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय। यहाँ पूछा है कि नालंदा विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया। क्या वो कुमारगुप्त थे, स्कंदगुप्त थे, चंद्रगुप्त थे या फिर समुद्रगुप्त थे। तो सही आंसर है कुमारगुप्त, ठीक है, कुमारगुप्त से नालंदा यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे खबर ये थी कि मोदी जी ने, ठीक है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि बिहार के राजगीर में है, वहाँ पर जाकर उसका इनॉग्रेशन करा है। उसमें एक कैंपस खुला है तो वहाँ पर उसका इनॉग्रेशन करा है। ये बहुत बड़ी खबर है, उसको दोबारा रिवाइव करने की बात बोली गई है नालंदा यूनिवर्सिटी की। अब नालंदा यूनिवर्सिटी वही यूनिवर्सिटी है जिसको कि 2016 में यूनाइटेड नेशन ने हेरिटेज साइट का दर्जा दे चुकी है नालंदा यूनिवर्सिटी को, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में है, तो किसने इसको स्थापित करा था, ये स्थापित करा था गुप्ता डायनेस्टी, ठीक है, जो गुप्ता वंशज थे उनके कुमारगुप्त ने इसको एस्टेब्लिश करा था। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बिहार में है, ठीक है। अगर बात करें तो इसको खोला गया था 5वीं सेंचुरी में, ठीक है, 5th सेंचुरी में इसको खोला गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यांगशान बंदरगाह किस देश में है, कि यांगशेंग पोर्ट लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। क्या वो हांगकांग में है, सिंगापुर में है, चाइना में है या फिर थाईलैंड में है। तो इसका सही आंसर है, देखो यांगशेंग है। अब इससे आपको कन्फ्यूज़न दे सकते हैं आप, बहुत से बच्चे जो होंगे वो हांगकांग लगा सकते हैं, सिंगापुर, चाइना, तो इसका सही आंसर है आपका चाइना, ठीक है, चाइना में है ये यांगशेन पोर्ट, मतलब कि यांगशेन बंदरगाह। अब इसमें खबरों में क्या है, खबरों में एक CPPI, ठीक है, CPI का मतलब है कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है, कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स निकला है, ठीक है, जिसको कि CPPI करके हम लोग बोलते हैं। इसके अंदर ये बोला गया है। अब पहली बात है कि इसको निकाला किसने, इसको डेवलप किसने करा है, तो डेवलप करा है वर्ल्ड बैंक ने और S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस ने इसको डेवलप करा है, इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पर ये बोला गया है कि जो चाइना का जो यांगशांग बंदरगाह है, पोर्ट है वो, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो चाइना का यांगशेन पोर्ट है वो टॉप रैंक्ड कंटेनर पोर्ट है। ये तो हमने खबर पढ़ ली। अब आपसे खबरों में जो रहते हैं, कोई भी पोर्ट हो, बंदरगाह हो, कुछ भी हो, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हमारा क्वेश्चन यही बन सकता है कि यांगशेन बंदरगाह किस देश में है, तो वो है चाइना में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिसेंटली साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार अवार्डेड टू। यहाँ पूछा है कि हाल ही में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो किसको सम्मानित किया गया, क्या वो रामेश कार्तिक नायक हैं, ठीक है, महेश कुमार हैं, रामेश्वर तिवारी हैं, महेश्वरी कुमार हैं, कौन है। तो सही आंसर इसका है कि जो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार है वो मिला है रमेश कार्तिक नायक को, ठीक है, रमेश कार्तिक नायक को मिला है। और किसके लिए मिला है, फॉर द तेलुगु,
तेलुगु के लिए मिला है। अब अगर इसकी बात करें, इस अवार्ड की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये 2011 में इसको लाया गया था, ठीक है। और इसको जो देखो यहाँ पे युवा लिखा है, युवा का मतलब क्या हुआ कि जो 35 साल से छोटे, ठीक है, 35 साल या फिर 35 साल से जो छोटे होंगे एज के, उन सभी लोगों को ये अवार्ड दिया जा सकता है। और ये 24 लैंग्वेज में देते हैं, 24 भाषाओं में इस अवार्ड को दिया जाता है, जिसमें से कि इंग्लिश भी है, इंक्लूडिंग इंग्लिश भी इस अवार्ड में आ जाती है। और अगर हम बात करें पोस्थमसली की, मतलब कि वो लोग जो कि मरने के बाद ये अवार्ड नहीं दिया जाता है, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए है कि मरने के बाद ये नहीं दिया जाता है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए सारे के सारे कि आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार बहुत ज़्यादा खबरों में छाया हुआ है। अब देखिए जो पॉइंट आपको मैं लिखवा रही हूँ, बता रही हूँ, आप उसको ज़रूर नोट करते जाइए, क्योंकि हमने क्वेश्चन एक लिया है लेकिन हमने बैकग्राउंड बता के आपसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पर कवर करवा दिए हैं। तो 2011 में इसको निकाला गया, 35 साल या 35 साल से छोटे जो लोग हैं उनको ये पुरस्कार दिया जा सकता है। 24 लैंग्वेज में दिया जा सकता है, जिसमें कि इंग्लिश भी एक है, और पोस्थमसली नहीं दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा यूनिवर्सिटी अटैक बाय। यहाँ पूछा है कि नालंदा विश्वविद्यालय पर किसके द्वारा आक्रमण किया गया। आप सबको पता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया गया था, तोड़ा गया था। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि नालंदा यूनिवर्सिटी पर किसने आक्रमण करा। किसने करा? चंद्रगुप्त ने करा, ठीक है, चंद्रगुप्त ने करा, बख्तियार खिलजी ने करा, महिपाल ने करा, या फिर अलेक्जेंडर ने इस पे करा। तो इम्पॉर्टेंट है हमारा जो आंसर है वो है बख्तियार खिलजी, कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा पर अटैक करा था, इस यूनिवर्सिटी पर पूरा का पूरा इसको ख़राब कर दिया था, तोड़ दिया था, जला दिया था। अगर हम बात करें कि ये पहला अटैक नहीं था, तो जो पहला अटैक हुआ था नालंदा यूनिवर्सिटी पर तो वो 455 से लेकर 470 एडी के टाइम पर हुआ था, जिसमें कि अटैक करा था हुन्स ने, ठीक है। अब लेकिन अगर इनका मोटिव देखा जाए कि इसके पीछे इनकी मंशा क्या थी, बस मंशा इनकी थी लूटपाट, ठीक है, ये हो गया। दूसरा जो अटैक हुआ था नालंदा यूनिवर्सिटी पर वो हुआ था 7th सेंचुरी में, ठीक है, 7th सेंचुरी में हुआ था। और किसने करा था? वो करा था जो बंगाल के एक एम्परर थे, उन्होंने करा था, जिनका नाम था गौदास राजवंश, ठीक है, गौदास राजवंश। उसके बाद जो तीसरा अटैक हुआ है, जो कि बहुत ही भयानक अटैक हुआ है, जिसके बाद ये नालंदा यूनिवर्सिटी का अस्तित्व में ही नहीं रही, पूरी ख़राब हो गई है। तो वो हुआ था 1193 एडी में, ठीक है, मतलब कि 1193 एडी में हुआ था। और किसने करा था? वो करा था बख्तियार खिलजी ने। अब ये बख्तियार खिलजी कौन था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक का एक जनरल था। अगर हम इसकी बात करें कि बख्तियार खिलजी की बात करें तो इसका मोटिव क्या था, अगर मोटिव की बात करें, इसकी जो मंशा थी बख्तियार खिलजी की, वो एक जलन थी, कि उसका ये कहना था कि बख्तियार खिलजी, एक कहानी इसके ऊपर बताई जाती है कि कभी कभी ये बख्तियार खिलजी बीमार हुआ करता था, तो वहाँ पर एक नालंदा यूनिवर्सिटी के जो, ठीक है, तो नालंदा यूनिवर्सिटी के जो प्रिंसिपल थे, ठीक है, जो प्रिंसिपल थे उन्होंने बख्तियार खिलजी का एक इलाज करा था। तो वहीं से एक कहानी बोली जाती है, तो उसी को लेकर कि बख्तियार खिलजी सही नहीं हो रहे थे, लेकिन नालंदा यूनिवर्सिटी के जो प्रिंसिपल थे उनकी जो दवा से वो सही हो गए थे, ठीक है। तो उसी को लेकर बख्तियार खिलजी तो था वो इंडिया का नहीं था, वो बाहर से आया हुआ था, तो उसी को लेकर इसमें जलन पैदा हो गई थी। और इसने बोला कि ये जो नॉलेज है ये भारत में नहीं हो सकती है, मैं अब इस यूनिवर्सिटी को छोड़ूंगा ही नहीं। तो इसने इस यूनिवर्सिटी को जला दिया, तोड़ दिया। और ऐसा कहा जाता है कि इसमें बहुत सारी किताबें थी, लाखों में किताबें थी, ठीक है, तो उन किताबों को इसने जलाया और 3 महीने तक इस नालंदा यूनिवर्सिटी में आग जलती रही। तो ये इम्पॉर्टेंट हमारा हो जाता है। तो लगभग कितनी किताबें थी? तो वो थी 90 लाख किताबें थी, जिसमें कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी। तो इतना ज़्यादा जलाने के बाद इतनी सारी किताबें 9 महीने तक जलती ही रही थी, 3 महीने तक जलती रही थी, ठीक है, कितने महीने तक? 3 महीने तक जलती रही थी। और साथ में जो भी मॉन्क्स वगैरह थे तो उनको भी मारा गया था। तो इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मोदी जी यहाँ पर गए हैं तो ये हमारे लिए क्वेश्चन बन के आ सकता है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ बोला है कि फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल शुगर, सेकेंड जनरेशन स्टार्च, थर्ड जनरेशन एल्गा,
फोर्थ जनरेशन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप मतलब कि आनुवांशिक रूप से संशोधित। अब यहाँ पूछा है नॉट करेक्ट की बात करी है, तो इसका सही आंसर है आपका सेकंड जनरेशन स्टार्ट। तो यहाँ पे खबर क्या है, खबर ये है कि जो इंडिया, ठीक है, मतलब कि भारत, चाइना और यूके, भारत, चाइना और यूके के जो साइंटिस्ट हैं, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, इन सभी ने मिलके एक तरीके का कैटलिस्ट डेवलप करा है, ठीक है, जो कैटलिस्ट डेवलप करा है कि जो कि सस्ता बायोडीज़ल बनाने में सहायता करेगा, ठीक है, सस्ता बायोडीज़ल बनाने में क्या करेगा, सहायता प्रदान करेगा। तो ये हमारी खबर थी। तो इसको लेकर हमसे बायोफ्यूल से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो कि पहले भी हमारे एग्ज़ाम में रहे हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा है, नॉट करेक्ट। अगर हम फर्स्ट जनरेशन की बात करें, अब देखो जो बायोफ्यूल्स होते हैं, ठीक है, जो बायोफ्यूल्स होते हैं, जो कि जैविक ईंधन की यहाँ पर बात हो रही है, वो 4 तरीके के होते हैं। जनरेशन पहले की एक जनरेशन, उसके बाद और यहाँ पर हम लोगों ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके दूसरा जनरेशन कर लिया, फिर तीसरा जनरेशन, फिर चौथा जनरेशन। तो अगर बात करें तो फिलहाल हमारे पास 4 जनरेशन तक बायोफ्यूल्स हैं। जो पहला जनरेशन का जो बायोफ्यूल था वो कैसे बनाते थे, उसको हम लोग बना सकते हैं। इसमें हम लोग खाना जो होता है, जैसे कि अगर हम बात करें शुगर हो गया, ठीक है, शुगर, चीनी हो गया, स्टार्च हो गया, वेजिटेबल ऑयल हो गया, सब्जियों का ऑयल हो गया, ठीक है, या फिर जो एनिमल फैट होता है, ठीक है, एनिमल फैट होता है, इन सभी का यूज़ करके बायोफ्यूल का जनरेशन करना, उसको अगर हम करते हैं तो उसको हम बोलेंगे कि ये जो बायोफ्यूल बना है ये फर्स्ट जनरेशन का बायोफ्यूल बना है। इसका एग्जांपल अगर हम ले फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल का, तो वो आपका हो जाएगा बायो अल्कोहल है, ठीक है, बायोडीज़ल है, ठीक है, ये या फिर बायो गैस है। ये सारे के सारे जितने भी हम लोगों ने बायोफ्यूल जैविक ईंधन बनाए हैं, ये फर्स्ट जनरेशन के हो गए। फिर हमारा आता है सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल। सेकंड जनरेशन जो बायोफ्यूल है वो स्टार्च उसमें यूज़ नहीं होता है, स्टार्च बल्कि फर्स्ट जनरेशन में यूज़ होता है। ये ऐसा फर्स्ट जनरेशन वही चीज़ है जिसको हम खाना पीना जो खा रहे हैं उसी से बायोफ्यूल को बनाते हैं, वो फर्स्ट जनरेशन हो गया। फिर है सेकंड जनरेशन में राइस हस्क, जैसे कि चावल की जो भूसी होती है, चावल की भूसी का यूज़ करा जाता है सेकंड जनरेशन में बायोफ्यूल जैव ईंधन को बनाने के लिए। मतलब यहाँ पर हम लोग जो नॉन फूड प्रोडक्ट्स हैं जो कि खाने में योग्य, अब चावल की भूसी तो कोई नहीं खाता है, तो वो हो गया हमारा नॉन फूड क्रॉप्स, या फिर कुछ जो है हम लोग फूड क्रॉप भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो हमारा हो गया सेकंड जनरेशन का बायोफ्यूल। अब है हमारा थर्ड जनरेशन। अगर थर्ड जनरेशन की बात करें तो यहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म हो गए जैसे कि एल्गा हो गया, शैवाल हो गया, इनका यूज़ करके हम लोग बायोफ्यूल का प्रोडक्शन करते हैं, मतलब कि जैविक ईंधन का प्रोडक्शन करते हैं। फिर है हमारी फोर्थ जनरेशन। अब फोर्थ जनरेशन में क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, मतलब कि आनुवांशिक रूप से संशोधित जो हमारी क्रॉप्स होती हैं, ठीक है, जो हमारी क्रॉप्स हैं उनका यूज़ करके हम लोग बायोफ्यूल का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, हम लोगों ने 4 बायोफ्यूल्स देख लिए। तो पहले जनरेशन में क्या हुआ कि हम लोग जो खा रहे हैं पी रहे हैं उसी से हम लोगों ने बायोफ्यूल बना लिया। सेकंड में कि नॉन फूड प्रोडक्ट्स हो गए, तो थर्ड में हो गया हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और फोर्थ में हो गया जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है, उनका यूज़ करके हम लोग बायोफ्यूल का प्रोडक्शन करते हैं। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़ हैव न्यूक्लियर वेपन्स। यहाँ पर पूछा है कि निम्नलिखित में से किन देशों के पास परमाणु हथियार हैं। US, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, इजराइल, या फिर इनमें से सभी। तो आंसर है सभी, क्योंकि अगर पूरे विश्व में देखें, पूरे वर्ल्ड में देखें, तो 9 ऐसी देश हैं, कंट्रीज़ हैं जिनके पास परमाणु हथियार हैं। इम्पॉर्टेंट है, आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये सारे के सारे जो नाम हैं आपको याद कर लेने चाहिए। अगर हम खबर की बात करें, खबर में क्या था कि सिपरी की रिपोर्ट आई है, ठीक है, एक सिपरी है, ठीक है, सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार ये बोला गया है कि चाइना जो है, चाइना के पास लगभग 500 वार हेड है, मतलब कि न्यूक्लियर वेपन है। अगर हम सिपरी की बात करें तो सिपरी है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। यह है सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार चाइना के पास 500 न्यूक्लियर वेपन, मतलब कि परमाणु हथियार हैं। बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, ठीक है। अगर हम पूरे के पूरे इन 9 देशों में से देखें तो 90% जो भी परमाणु हथियार हैं वो USA और रशिया के पास हैं, ठीक है, USA और रशिया के पास है। चाइना के पास 500 है, और अगर इंडिया की बात करें, भारत के पास करें, 2023 के अनुसार भारत के पास 172
न्यूक्लियर वारहेड थे। और पाकिस्तान भी पीछे नहीं है, पाकिस्तान के पास है 170, तो इम्पॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो इज़राइल और इंडिया ये दोनों ही देश जो हैं ये न्यूक्लियर वेपन में जो फिसल मटेरियल होता है उसमें प्लूटोनियम का यूज़ करते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा इन 9, सबसे पहले इंपॉर्टेंट खबर क्या है कि चाइना के पास 500 वारहेड है, जो कि सिप्री ने बोला है। पूरे विश्व में 9 देशों के पास न्यूक्लियर वेपन है, जिसमें से कि हमारा एक इंडिया भी है, ठीक है, इंडिया भी है। पाकिस्तान के पास 170 है, इंडिया के पास 172 है। और 90% जितने भी परमाणु हथियार हैं वो यूएसए और रशिया के पास हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हमारा। इसमें पूछा है कि कंट्रीज़ इन विच ऑल 4 स्पीसीज ऑफ कॉटन आर ग्रोन, वह देश जिसमें कपास की सभी प्रजातियां पाई जाती हैं या फिर उगाई जाती हैं वो कौन सा देश है? क्या वो चाइना है, इंडिया है, बांग्लादेश है या फिर अमेरिका है? तो वो है हमारा भारत। कि भारत ही अकेला ऐसा देश है जहाँ पर कि जो कपास है, कॉटन है, उसकी चारों की चारों प्रजातियाँ उगाई जाती हैं। अगर हम 4 प्रजातियों की बात करें तो एक आपका होता है आर्बोरियम, ठीक है, नाम है उसका आर्बोरियम हो गया। फिर है आपका हर्बेशियम, ठीक है, हर्बेशियम है। फिर है आपका बारबडेंस, ठीक है, बारबडेंस हो गया। और फिर है आपका हर्सटम, ठीक है। ये सारी की सारी 4 प्रजातियां हैं कॉटन की जो कि केवल इंडिया में उगाई जाती हैं। अब खबर की अगर हम बात करें तो खबर है पीमा कॉटन से रिलेटेड। कौन सा कॉटन? पीमा कॉटन, मतलब कि जो पीमा कपास है उससे रिलेटेड है। यहाँ पर अमेरिका ने, जो यूएसए है, जो पीमा कॉटन अमेरिका में भी उगता है, तो अमेरिका ने ये बोला है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनका ये बोलना है कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो पीमा कॉटन का बढ़ सकता है। तो ये तो कॉटन की बात थी। पीमा कॉटन अगर आपसे पूछें तो वो अमेरिका में भी उगाया जाता है। अगर हम कॉटन की बात करें, ठीक है, मतलब कि कपास की बात करें तो ये एक कमर्शियल क्रॉप है, ठीक है, ये एक वाणिज्य क्रॉप है, कमर्शियल क्रॉप होगी। दूसरा इम्पॉर्टेंट है कि कॉटन को, कपास का दूसरा नाम है वाइट गोल्ड, ठीक है, सफ़ेद सोने के नाम से भी कॉटन को जाना जाता है। अगर हम बात करें इंडिया की, भारत में लगभग 67%, ठीक है, 67% जो इंडिया की जो कॉटन है, कपास है, वो रेन फेड एरिया में उगाई जाती है, ठीक है। और 33% जो कॉटन है वो इरिगेटेड एरिया से आती है। कौन से एरिया से आती है? वो आती है आपकी इरिगेटेड एरिया से आती है, ठीक है। रेन फेड एरिया वो हो गए जहाँ पर कि इरिगेशन की फैसिलिटी बहुत कम है, जो कि ऐसे एरिया जो कि मानसून पर निर्भर करते हैं, ठीक है। किस पर निर्भर करते हैं? मानसून पर। तो 67% कहाँ पे उगाई जा रही है भारत में? रेन फेड एरिया में। 33% इरिगेशन एरिया में। तो इम्पॉर्टेंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर थे हमारे 8 क्वेश्चन। अगर आपको इनमें से कोई भी डाउट है तो आप हमसे बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ये भी बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के साथ भी कराइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।